नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का समर्पित पीसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तावना पर चर्चा कर ली थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 से चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 1 में संघ उसका राज्य क्षेत्र पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आर्टिकल 1 और 4 तक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी को देखने का प्रयास करेंगे। तो उसी के अंतर्गत हम लोग आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 1। उसी के अंतर्गत आर्टिकल अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया या भारत राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है? आर्टिकल 1 इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ होगा, जो कि पहली अनुसूची में उल्लेखित जो राज्य हैं उनके बारे में आर्टिकल 1 बताता है। यहाँ पर इंडिया और भारत दो नाम देखने को मिलते हैं। इंडिया और भारत नाम को रखने के संदर्भ में संविधान सभा में चर्चा हुई, तो भारत यानी भारत जो पुराना नाम था वो भारत स्वीकार किया गया और आधुनिक और नवीन विचारधारा के लोगों ने इसे इंडिया के नाम से संबोधित किया। तो यहाँ याद रखना, इंडिया जो कि भारत है या भारत जो कि इंडिया है, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इसी आर्टिकल 1 के अंतर्गत हम लोग राज्यों की 3 श्रेणियों के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्यों का क्षेत्र किस तरीके से उनके क्षेत्र का आवंटन किया जाता है, संघ राज्य क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं और इनकी क्या आवश्यकता होती है, और तीसरे नंबर के ऐसे राज्य क्षेत्र जिन्हें किसी समय सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता था। आरंभ में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसके पहले भारतीय राज्यों की जो स्थिति है वह इन 3 श्रेणियों में ही विभक्त हुआ करती थी। एक राज्य थे, दूसरे संघ क्षेत्र थे और तीसरे प्रकार के ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता था। उसी को आगे बढ़ाते हुए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसके विस्तार के बारे में पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। ध्यान रखना, राज्य एवं संघ राज्यों के नाम और उसके विस्तार के बारे में पहली अनुसूची में विस्तृत रूप से बताया गया है। वर्तमान समय में यदि बात की जाए तो भारतीय राज्यों की जो संख्या है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और 28 राज्य कौन कौन से हैं, इसे हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपखंड सभी रूप से समान लागू होते हैं। मतलब कहने का आशय यह है कि राज्यों के संदर्भ में संविधान के जो उपबंध हैं वह सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं। यद्यपि भाग 21 के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। एक बार फिर से देख लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, इन राज्यों को विशेष राज्य के अंतर्गत रखा गया है भाग 21 में। भाग 21 में क्या है? अस्थायी के अंतर्गत इन राज्यों को रखा गया है। राज्य सामान्यतः 3 प्रकार के राज्य होते हैं। एक तो सामान्य राज्य, दूसरे विशेष राज्य और तीसरे प्रकार के विशेष स्टेटस प्राप्त राज्य। हालांकि वर्तमान समय में
विशेष स्टेटस प्राप्त राज्य की संख्या एक भी नहीं रह गई है। इसके पहले यदि बात की जाए कि अभी एक ईयर पहले जम्मू कश्मीर को विशेष स्टेटस का दर्जा प्राप्त था, जो कि वर्तमान समय में उसे समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो कल हम लोग जानेंगे सामान्य राज्य क्या होते हैं, विशेष राज्य क्या होते हैं और विशेष स्टेटस प्राप्त राज्य क्या होते हैं। इनके बारे में विस्तृत चर्चा कल की क्लास में हम लोग करेंगे और देखेंगे कि क्या होते हैं विशेष स्टेटस प्राप्त राज्य। भारतीय संघ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, भारतीय संघ संघात्मक व्यवस्था, जब हम लोगों ने संविधान के स्रोतों पर चर्चा कर रहे थे तो हमने आप लोगों को बताया था कि भारत एक संघात्मक राष्ट्र है। भारत में संघीय व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया है, जबकि भारतीय संघ अमेरिकी संघ से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि यह अविभाज्य राज्यों का अविनाशी संघ है। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार अमेरिका में जो राज्य हैं वो जब चाहें तब अमेरिकी संघ से अपने आप को अलग कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में जो ये राज्य हैं वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात भारतीय राज्य चाहकर भी भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भारत को अविभाज्य राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। अर्थात राज्यों की सीमा, उनके नामों में तो परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन भारतीय संघ एक अटूट और अखंड संघ है। भारत एक संप्रभु राज्य होने के नाते, कल की क्लास में जब प्रस्तावना हम आप लोगों को बता रहे थे तो संप्रभु क्या होता है उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। ऐसी शक्ति जो आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो, उस पर किसी बाहरी देश या किसी समूह या संगठन का कोई दबाव ना हो, वह आंतरिक एवं बाह्य निर्णय स्वयं ले सके, उसे ही संप्रभु राष्ट्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्रों को अधिग्रहित कर सकता है। ध्यान रखना, संप्रभु राज्य होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकता है, संधि के माध्यम से, खरीद के माध्यम से, उपहार के माध्यम से और लीज के माध्यम से। ध्यान रखना, संधि करके भारत किसी भी क्षेत्र को अपने भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है, किसी दूसरे राष्ट्र की भूमि को खरीद कर भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है। उपहार स्वरूप यदि कोई राष्ट्र भारत को अपनी भूमि देता है तो उसे भी भारतीय संघ में सम्मिलित किया जा सकता है। और चौथा, लीज पर या जीत या हराकर, इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सिक्किम को किस तरीके से, सिक्किम हो चाहे अरुणाचल हो चाहे मणिपुर हो मेघालय हो, किस तरीके से इन राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। जितने भी राज्य हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय संघ में जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत रियासतों में विभक्त था और उनका किस तरीके से एकीकरण करके उसे भारतीय संघ के रूप में परिवर्तित किया गया, उन पर भी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। भारत के संविधान लागू होने के कुछ समय के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों को किस प्रकार, ध्यान रखना, भारतीय संविधान लागू होने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया, जिन्हें जीतकर उनको
हराकर या परास्त करके उन राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य दादर नागर हवेली, ध्यान रखना, दादर नागर हवेली को जीतकर यानी पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। दमन दीव, पांडुचेरी एवं सिक्किम आदि राज्य, हम इन पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अब आगे देख लेते हैं आर्टिकल 2 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकेगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, संसद को यह शक्ति दी गई है आर्टिकल 2 के तहत कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे नए राज्यों का प्रवेश, ये ध्यान रखना, नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकेगी। यहाँ पर ध्यान रखना, संसद को 2 प्रकार की शक्ति दी गई है। पहली, नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति और दूसरी नए राज्यों के गठन की शक्ति। यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले, नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की जो शक्ति दी गई है उसके अंतर्गत ऐसे राज्य जो पहले से ही भारतीय संघ में हैं, मतलब भारत में पहले से ही अस्तित्व में हैं, जबकि दूसरे के अंतर्गत नए राज्यों के गठन की शक्ति के अंतर्गत ऐसे राज्य जो अस्तित्व में नहीं हैं, मतलब विदेशी राज्य कह सकते हैं आप। कल हम लोग आर्टिकल 3 पर चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की जो शक्ति है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की जो शक्ति है वो कौन कौन से आयाम हैं जिसके माध्यम से संसद किसी नए राज्य का प्रवेश मतलब अपने संघ में शामिल कर सकती है और किस तरीके से वर्तमान यानी अस्तित्व में मौजूद राज्यों की नामों और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। मतलब कहने का आशय यह है कि किस तरीके से भारतीय संसद नए राज्य बना सकती है और पुराने राज्यों के नामों एवं उसकी सीमा में किस तरीके से परिवर्तन कर सकती है। इसे हम लोग आर्टिकल 3 के अंतर्गत देखेंगे। आर्टिकल 4 के अंतर्गत नए राज्यों के प्रवेश, उनके गठन, नए राज्यों के निर्माण, उनके नामों में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, आर्टिकल 4 यह कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, जो कि आर्टिकल 2 में है, हमने आप लोगों को बताया 2 तरीके के राज्य होते हैं, जिसमें पहला नए राज्य जो भारतीय संघ में शामिल हों और नए राज्यों का गठन, हमने आप लोगों को बता दिया। इसके अंतर्गत फिर नए राज्यों के निर्माण, उनके नामों और उनकी सीमा में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इस संबंध में कुछ वाद पर हम लोग चर्चा करेंगे कल की क्लास में, जैसे बेरुवाड़ी वाद 1960 का और 1969 में उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में क्या व्यवस्था की थी उसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। 100वां संविधान संशोधन देखेंगे जिसके अंतर्गत पाकिस्तान को कुछ भूमि दे दी गई थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों के उद्भव, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रारंभ में भारतीय संघ में कितने राज्य शामिल थे, उन पर चर्चा करेंगे। आगे किस तरीके से किन किन राज्यों का निर्माण हुआ और उन्हें किस तरीके से भारतीय संघ में शामिल किया गया है। इसी के अंतर्गत हम लोग देशी रियासतों का एकीकरण
पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल हम लोगों आर्टिकल 3 के अंतर्गत आप लोगों को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।